ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक हमारा है। सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे आज वो सीखेंगे हाउ टू कॉपी अ फाइल। ठीक है, तो फाइल्स के रिलेटेड हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइल ऑपरेशंस हम लोग बेसिकली वीडियो का नाम डाल सकते हैं, फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशंस में हम लोग सीखेंगे क्या? सबसे पहली चीज ये सीखेंगे कि किसी भी फाइल को तो हम लोग कोई अगर फाइल हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग है तो उस फाइल को हम लोग कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, उसको कॉपी करना देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे उस फाइल को कॉपी करने के बाद से हम लोग उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, या रीनेम से पहले हाउ टू रिमूव अ फाइल। पहले इसी को हम लोग डिलीशन भी कहते थे, डिलीशन की जगह पे हम लोग रीनेमिंग बोलते हैं, सॉरी रिमूविंग अ फाइल बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। देन इज हाउ टू मूव अ फाइल। अगर कोई फाइल किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है और उस फाइल को हम लोग वहाँ के बजाय किसी और डायरेक्टरी में ले जाकर सेव करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हाउ टू रीनेम अ फाइल। अब उसी फाइल को का अगर हमें मान लो कि नाम नहीं ठीक लग रहा है, हमें किसी और नाम से उस फाइल को सेव करना है तो वो हम लोग किस तरीके से सेव कर सकते हैं, बेसिकली ये हम लोग इस पूरे में आज देखेंगे। तो ये 4 पार्ट हमारे आज कवर होने हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू कॉपी अ फाइल। ठीक है, तो कॉपी अ फाइल करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज द सीपी कमांड। सीपी कमांड से हम लोग सीपी कमांड होती है लिनक्स के अंदर। ठीक है, सीपी कमांड इज यूज्ड टू कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी। हम लोग इस कमांड का इस्तेमाल करके किसी फाइल को या किसी पूरी डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीपी स्पेस देके ऑप्शंस। ऑप्शंस वही हमारा हमेशा हाइफन डल के लगेगा। देन हम लोग उसमें सोर्स फाइल का नाम डालेंगे। सोर्स फाइल मतलब जिस फाइल को हमें मूव कॉपी करना है, ओरिजिनल फाइल जो हमारी है। देन वी हैव अ डेस्टिनेशन फाइल, मतलब उस फाइल को आपको कॉपी करके रखना कहाँ पे है और या फिर किस नाम से कॉपी करके अगर सेव करना है तो हम लोग उसको नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा ये कॉपी कमांड का सिंटेक्स है। तो जो ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फाइल का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है और डेस्टिनेशन तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, फाइल का सोर्स और डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है पाथ। तो जो मतलब सोर्स पे फाइल का सोर्स का नाम है वो आप कंप्लीट फाइल नेम भी दे सकते हो, या फिर आप उस पॉइंट पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ और वहां से उस फाइल का नाम वहां सोर्स के रूप में दे दो। और ऐसे ही डेस्टिनेशन के अंदर है, चाहो तो उसका कंप्लीट पाथ से रिलेटेड नाम हम लोग दे सकते हैं, या फिर उसका सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव नाम उस फाइल डायरेक्टरी के अंदर अगर आप पहले से प्रेजेंट हो तो वहां पे जाके दे सकते हो। ठीक है, नॉर्मली हम लोग उसका कंप्लीट पाथ ही डेस्टिनेशन के अंदर देते हैं। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं इस सीपी कमांड के अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हाइफन आई। हाइफन आई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे इंटरैक्टिव। इंटरेक्टिव का क्या मीनिंग है कि जब भी हम लोग हाइफन आई ऑप्शन को यूज करते हैं तो बेसिकली ये हमसे किसी फाइल को कॉपी करना है या उसके ऊपर क्या परमिशन वगैरह हैं वो ये मांगता है। अगर मान लो कोई फाइल है जिसको तुम इस तरीके से कॉपी कर रहे हो जो वहाँ पहले से ही प्रेजेंट है तो तुम उसको ओवरराइट करना चाहते हो या नहीं, तो इस तरीके की परमिशंस पूछना है दैट इज डन बाय हाइफन आई ऑप्शन।
बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग नहीं भी डालते हैं तो हाइफन और आई ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हाइफन आर। हाइफन आर इज स्टैंड्स फॉर रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब क्या है यहाँ पे कि बेसिकली ये कब यूज होता है हाइफन आर? हाइफन आर यूज होता है कि अगर हम लोग जैसे किसी डायरेक्टरी को कॉपी कर रहे हैं, जब किसी डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हो सकती हैं। अब उस फाइल्स को जब तुम मतलब किसी डायरेक्टरी को कॉपी करते हो तो फिर वो कॉपी किस तरीके से करेगा? सबसे पहले वो नाम की एक डायरेक्टरी किसी जगह पे बनाएगा, उस डायरेक्टरी के अंदर अब वो एक एक करके फाइल्स को पुट इन करेगा। तो वो फाइल्स को पुट इन किस तरीके से करता है कि आपके सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाता है, वहां से अंदर घुसता है, अंदर घुस के एक फाइल निकालता है, उसको दूसरी जगह पे मूव करता है, फिर वापस अंदर घुसता है, फिर दूसरी फाइल निकाल, और ऐसे ही करके अगर वो फाइल के बजाय उसके अंदर कोई डायरेक्टरी भी है तो उस डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, उस पूरे हिस्से को, उस पूरी डायरेक्टरी को जो है वो दिखा देता है। ठीक है। इन सीपी कमांड जो हाइफन आई है ये केस इनसेंसिटिविटी के लिए या इग्नोर केस के लिए नहीं यूज होता, ये किसके लिए यूज होता है? इंटरेक्टिव के लिए। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है कि केसीपी कमांड की जब आप हाइफन आई यूज करते हो तो क्या होता है कि जैसे आप किसी फाइल को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, अब उस फाइल के नाम से वहां पे पहले ही से कोई फाइल क्रिएटेड है, तो क्या करेगा? वो दो ऑप्शन पूछता है कि आप उस फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, मतलब ओवरराइट करना चाहते हो, या फिर नहीं करना चाहते, है ना। तो ये ऑप्शन आपसे पूछता है ना, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिविटी। तो अगर आप चाहते हो कि ये मतलब आपसे पूछे तो हाइफन आई आप लगाओ, अगर नहीं चाहते तो नहीं लगाओ, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि इन हाइफन आई जो है ये बाय डिफॉल्ट सीपी कमांड के साथ आता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी ये नहीं भी लगाने की भी कंडीशन में सीपी कमांड के साथ ही अपने आप फ्री में मिलता है, तो भी वो आपसे पूछेगा, ठीक है। हाइफन आर ऑप्शन जो है ये यूज होता है जब आप किसी डायरेक्टरी को कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग अभी हम देखेंगे कि किसी डायरेक्टरी को हम कॉपी कर रहे हैं तो विद फाइल्स उसकी सारी की सारी डायरेक्टरी जो है वो मैं किसी जगह पे सेव करना चाहता हूँ, तो वहां पे हम लोग हाइफन आर कमांड यूज करते हैं। यहाँ आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, ठीक है। तो रिकर्सिवली में बेसिकली वो क्या करता है, उस डायरेक्टरी के अंदर घुसता है, उस डायरेक्टरी के अंदर से वो फाइल्स को एक एक करके सर्च करता है। अब वो एक डायरेक्टरी के अंदर घुसा, उस डायरेक्टरी के अंदर फिर अगर मान लो फिर से कोई डायरेक्टरी हुई, एक डायरेक्टरी के अंदर दो चीजें हो सकती है, या तो कोई दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है या फिर फाइल हो सकती है। फाइल हुई तो कोई बात नहीं है, उसको कॉपी कर दिया। अब अगर दूसरी डायरेक्टरी है तो क्या करेगा, उस दूसरी डायरेक्टरी के अंदर घुसेगा, और फिर वहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो फाइल हो सकती है या डायरेक्टरी हो सकती है। तो अगर वो फाइल हुई तो वेरी गुड, कॉपी कर देगा, अगर डायरेक्टरी हुई तो फिर उस डायरेक्टरी के अंदर घुसेगा। नाउ इस तरीके से करते करते आखिरी डायरेक्टरी के अंदर घुसेगा और उसके अंदर से सारी की सारी फाइल्स कॉपी करता है। देन वो लास्ट डायरेक्टरी से सेकेंड लास्ट डायरेक्टरी के अंदर घुसता है, ठीक है, वापिस आता है, वहां से सारी फाइल्स को कॉपी करता है, देन वो उससे निकलता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्सिव, रिकर्सन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सन कहते हैं। एक इमेज के थ्रू इसको समझते हैं बेसिकली। रिकर्सन किसे कहते हैं ये हम लोग एक इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये मान लो जैसे कि एक डायरेक्टरी है, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है एक डायरेक्टरी हो और कुछ फाइल्स हो। ये दूसरी डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो लाइंस हैं वो फाइल को रिप्रेजेंट करेंगी और जो बॉक्सेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे मेरे केस में डायरेक्टरी को, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर
इस डायरेक्टरी के अंदर भी हो सकता है एक और सब डायरेक्टरी हो, और उसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी है। सपोज यहाँ पर एक फिर फाइल है, एक ये फाइल है, इसके अंदर भी एक फाइल है, इसके अंदर फिर से एक फाइल है, ठीक है। इसके अंदर सपोज 2 फाइलें हैं। तो इस तरीके से अब अगर जब किसी फाइल को कॉपी करना है, सीपी कमांड हमने सपोज अब फायर किया हमने क्या, सीपी कमांड। तो सीपी कमांड क्या करता है, सबसे पहले वो घुसेगा किसमें, डायरेक्टरी में। हाँ ये सबसे पहले घुसेगा आउटर डायरेक्टरी में। क्यों? क्योंकि आपने इसको पाथ दिया है इस डायरेक्टरी का। इसकी लाइन थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने इसको पाथ दिया है इस डायरेक्टरी का, तो वो इस डायरेक्टरी के एक्चुअली कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही वो इस डायरेक्टरी को कॉपी करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले एनकाउंटर किसको करता है, उसको मिलती है सबसे पहले फिर से एक डायरेक्टरी, ठीक है। तो वो इन फाइल्स को कॉपी नहीं करेगा अभी, इन फाइल्स को, बल्कि इस डायरेक्टरी को पहले कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए फिर वो मकर जाल में घुस गया। क्यों? उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है। तो अब वो इन फाइल्स को या बाकी डायरेक्टरीज को कॉपी नहीं करेगा, बल्कि इस डायरेक्टरी के अंदर घुसेगा, और इसके अंदर 3 फाइलें हैं, तो उन तीनों फाइलों को पहले वो डेस्टिनेशन पे, मतलब ऐसे ही एक डायरेक्टरी बनाएगा, डायरेक्टरी बना के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर कॉपी फाइलों को कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद से जब ये तीनों फाइलों को वो कॉपी कर चुका होगा, तब ये इस डायरेक्टरी से बाहर आएगा और फिर ये जाएगा दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, और इसकी फाइलों को कॉपी करेगा। इन फाइलों को कॉपी करने के बाद से फिर ये जाएगा, इस फाइल को कॉपी करेगा, इस फाइल को कॉपी करेगा, फिर इस पूरी डायरेक्टरी से बाहर निकलेगा, वापस इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया। यहाँ आके उसको ये वाली फाइल मिली, ये फाइल उसने कॉपी कर दी, फिर ये फाइल उसने कॉपी कर दी, फिर उसे ये डायरेक्टरी मिली, इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया, इस डायरेक्टरी के अंदर घुसा, उसको कोई फाइल नहीं मिली, तो उसने ये डायरेक्टरी खाली कॉपी करके छोड़ दिया। उसके बाद फिर उस डायरेक्टरी से बाहर निकला, फिर इस के अंदर घुसा। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को, और ये सब पूरा होने के बाद जब ये सारी के सारा काम पूरा हो गया, तब वो इस डायरेक्टरी से भी बाहर निकल आया, ठीक है। और इसके बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारा हैश आता है ना बना हुआ, वो वापस उस कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस वो अपनाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि एक फाइल है, उसके अंदर अगर कोई फाइल है तो वो पूरी फाइल को नहीं कॉपी करता, वो उस फाइल के अंदर घुसता है, दूसरी फाइल के अंदर घुसता है, और फिर दूसरी डायरेक्टरी के अंदर से फाइल्स को निकाल के कॉपी करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड रिकर्सन। क्या कहते हैं इसको? इस मेथड को हम लोग रिकर्सन कह देते हैं पढ़ी लिखी भाषा में। एक टेक्निकल वर्ड है एक्चुअली, तो नॉर्मली पता नहीं होता। शायद वर्तिका को पता होगा, क्योंकि इसने वो पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग वगैरह। हाँ, सी के अंदर रिकर्सन आता है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है रिकर्सन के ऊपर, ठीक है।
तो यही जो प्रोसीजर है ना, इसी को हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। तो रिकर्सिवली का मतलब समझ में आया? यहाँ पे क्या है, रिकर्सिवली का मतलब वो एक एक डायरेक्टरी के अंदर घुस के निकालेगा। ठीक है, तो ये हमेशा कब यूज होगा, -r, जब आप किसी डायरेक्टरी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देन एक कमांड है -v। -v स्टैंड्स फॉर वर्बोज। ठीक है, अच्छा। तो वर्बोज का मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वर्बोज का मतलब ये है कि अगर कोई लंबी फाइल है, मान लो कोई आप मूवी कॉपी कर रहे हो, तो वो फाइल एक झटके में तो कॉपी नहीं हो जाएगी, है ना, उसको कॉपी होने में टाइम लगेगा। तो वो नीचे जो है ना हैश हैश करके दिखाता है कि कितने % अभी कॉपी हो गया है और कितना % बाकी है। दिस इज कॉल्ड वर्बोज। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट शो करता है -v जो है। अगर आप देखना चाहते हो प्रोग्रेस रिपोर्ट तो -v लगाओ, अगर नहीं देखना चाहते तो मत लगाओ। Then there is an option called F. F stands for forcefully. अच्छा। मैंने क्या बताया कि हाइफन मतलब जो सीपी कमांड है वो बाय डिफॉल्ट इंटरेक्टिव है, यानी कि वो आपसे पूछेगा हम हर बार। ठीक है, कि जो फाइल आप कॉपी करने जा रहे हो ये पहले से प्रेजेंट है, इसको कॉपी करना है या नहीं। अब एक बार हुआ तो चलो ठीक है, समझ में आता है। मान लो आपको 500 फाइलें कॉपी करनी थी, उसमें से 30-40 फाइलें उसमें पहले से ही पड़ी हुई थी। ठीक है, तो जब भी आपके पास लेकिन लेटेस्ट वर्जन आ जाता है तो आप क्या करते हो, उसको ओवरराइट कर देते हो ना पुराने वाले को। तो अगर आपको फिर से वही आप वो फाइलों को वहां पे डालना है तो आप क्या करोगे, वहां पे हर बार आप दो ऑप्शन है, या तो आप वो बाय डिफॉल्ट इंटरेक्टिव है, ठीक है, वी कैन नॉट हेल्प इट आउट, तो या तो आप बार बार उसमें यस 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 का ऑप्शन दबाते जाओ, या एक ऑप्शन होता है -f लगा दो। -f स्टैंड फॉर फोर्सफुली। तो इस केस में जब आपने बोल दिया, दिस इज लाइक कि फोर्स करना, कि मैंने बोल दिया कॉपी करना है तो भाई कॉपी करना, पूछ मत अब। ठीक है, ओवरराइट कर दे सीधा अगर कुछ है तो फोर्सफुली कमांड जो है वो डायरेक्टली फाइल को ओवरराइट कर देता है। बट इस कमांड को यूज करने से पहले यू हैव टू बी श्योर कि आप उस फाइल को, अगर कोई फाइल बीच में आ रही है तो आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा श्योर हो जाना है, तब आप -f कमांड को यूज करो। देन वी यूज अ कमांड -p। -p स्टैंड्स फॉर परमिशंस। नॉर्मली जब मैं किसी फाइल को कॉपी करता हूं तो वो किसी भी यूजर ने बनाई हो, ठीक है, जिस यूजर से मैंने लॉगिन किया हुआ है ना, वो यूजर ही उस फाइल का ऑनर बनता है। ठीक है, तो सपोज अगर जैसे कि कोई फाइल है जो कि रूट ने बना रखी है, अब विकास उसको कॉपी कर रहा है, तो उस फाइल का, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो ऑनर होगा ना वो विकास होगा। अब अगर मैं तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इस फाइल की परमिशंस में चेंजेस ना हो, फाइल तो कॉपी हो जाए लेकिन परमिशन में चेंजेस ना हो, तो दो केसेस हैं, या तो आप फाइल को आपने कॉपी कर लिया, आप वो परमिशन को आप बाद में चेंज करो, या दूसरा ऑप्शन क्या है जो बेटर ऑप्शन है कि आप कॉपी करते वक्त -p ऑप्शन लगाओ। तो जब आप -p ऑप्शन लगाओगे ना तो फाइल की कभी डेट चेंज होगी। अच्छा, कॉपी करते वक्त जब क्या होता है, जब आप नॉर्मली कि आपने वो फाइल कभी भी बनाई हुई हो, जब आप उसको कॉपी करोगे तो वो क्रिएट होते वक्त लास्ट मॉडिफाइड टाइम उसका करंट टाइमिंग का दिखाएगा। ठीक है, तो -p से ये भी ऑप्शन चला जाता है, वो लास्ट मॉडिफाइड टाइम भी उसी ओरिजिनल फाइल का रखेगा, उसका ऑनर ओरिजिनल फाइल का ऑनर होगा, उसका ग्रुप ऑनर ओरिजिनल फाइल का ग्रुप ऑनर होगा, जो जो परमिशन ओरिजिनल फाइल को है वो सारी परमिशंस जो डेस्टिनेशन फाइल है उसको मिलेगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास 5 बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनमें -i का यूज नॉर्मली नहीं होता है, क्यों, बाय डिफॉल्ट ये आपको मिलता है। ठीक है सर, हाँ जैसे मान लो हम ये डायरेक्टरी वाला जो है, रिकर्सिव वाला वो कर रहे हैं,
तो उसमें भी मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं क्या? ये बिल्कुल, जो डैश ये आर। सारे ये सारे ऑप्शंस हैं, ये इंडिविजुअली भी यूज हो सकते हैं और बाकी ही कमांडों की तरह ये ऑप्शंस भी मतलब एक साथ में कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में यूज करते वक्त हमें थोड़ा सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे हाइफन एफ और हाइफन आई को आप एक साथ यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है, हाँ। ठीक है। इंटरेक्टिव क्या बोलता है, वो बोलता है कि आपसे परमिशन लेना, और फोर्सफुल बोलता है कि जबरदस्ती चेंज कर देना। तो दोनों में से एक ही हाँ। चीज सिर्फ वैलिड होगी, है ना। तो हाँ। आप यूज करो, लेकिन कोई इस तरीके का यूसेज जब तक आप नहीं करते हो कि लिनक्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर कि वो एक दूसरे हाँ। को काउंटर करने लगे हैं, तब तक यूज इज ओके, हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। ओके। एक चीज और, हाँ मैंने क्या बताया था कि ये डेस्टिनेशन फाइल कहना ठीक नहीं है, ये डेस्टिनेशन हम लोग पाथ कह दें तो ज्यादा बेटर है। एक्चुअली फाइल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम लोग उस फाइल का नाम भी चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग वो नाम चेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अब आप सीधा एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग कूदते हैं। ls-lrth/etc/password, ठीक है। पासवर्ड नाम से हमारे पास etc के अंदर ये फाइल पड़ी हुई होती है। अब मान लो मुझे इस फाइल का बैकअप लेना है, और बैकअप मुझे कहाँ सेव करना है, pwd, ये रूट के अंदर मैंने कोई यूजर बनाया है क्या, एक मिनट, यूजर मैं देख लेता हूँ हमारे पास कौन कौन से हैं। ls/home, होम के अंदर हमारे पास 4 यूजर है, ठीक है। तो मैं जो डेव अल्बर्ट मिश्रा है, इस यूजर के अंदर मैं इसको इसका एक बैकअप सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि फॉर द फ्यूचर यूज अगर बाई चांस किसी कारण से ये etc पासवर्ड वाली फाइल मेरी उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो मैं उसका, मेरे पास एक मतलब पहले से प्रेजेंट रहेगा उसका एक कॉपी, तो मैं उसको बाद में रिप्लेस करके उसको सही कर सकता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आ सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? नहीं। नहीं आ रही? नहीं। जो etc पासवर्ड फाइल है, ठीक है, हाँ। अगर मान लो इसके अंदर कोई ऐसा यूजर है, ठीक है, अभी मैंने एक यूजर, ये बेसिकली क्या करता है, यूजर की डिटेल्स को क्रिएट करके सेव करके रखता है। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं कि लो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है तो हम लोग इसका फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ये भी गया, तो हम लोग इसका फटाफट एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि etc पासवर्ड जो है इसका मैं एक बैकअप लेके सेव करना चाहता हूँ, सो दैट कि अगर कल को मान लो मेरी फाइल ये डिलीट हो जाती है या कोई नया यूजर क्रिएट होता है और मैं नहीं चाहता कि उस फाइल का एक्सेस किसी और को मिले, ठीक है, या मैं ये पहले से एक बैकअप बना के रखना चाहता हूँ कि मेरे पास पहले कितने यूजर्स थे, ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये नए यूजर्स आए हैं, इन सबको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ, आया समझ में। तो मैं उस इन दैट केस हम लोग इस etc पासवर्ड वाली फाइल का यूज करके पता लगा सकते हैं कि जिस टाइम हमने कोई नया यूजर क्रिएट नहीं किया था तो कितने यूजर्स क्रिएटेड थे। तो दैट कैन बी डन यूजिंग दिस cp कमांड, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं जो मैंने बताया था, जिस तरीके से कि सोर्स फाइल जो होती है इसके अंदर हम लोग या तो उस पाथ में चले जाएं, यानी कि जैसे कि cd etc के अंदर गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पासवर्ड नाम से आपके पास फाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस फाइल को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो जब आप, तो दूसरा एक पहला तरीका क्या है, cp हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखना लास्ट ये फाइल कब मॉडिफाई हुई है, 20 मार्च को,
20:26 पे, अभी 12 अप्रैल 21:56 हो रहे हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पासवर्ड। अब मुझे देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं कंप्लीट पाथ दे दूं जिसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसी पाथ के अंदर प्रेजेंट हूँ जहाँ पे फाइल मुझे बनानी थी। दूसरा क्या है, नाउ अब इस फाइल को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, स्लैश होम के अंदर, वेलवेट मिश्रा के अंदर। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ backup_password। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था वहां पे, डेस्टिनेशन फाइल। तो ये डेस्टिनेशन फाइल और डेस्टिनेशन पाथ दोनों ही वर्ड ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस फाइल मतलब इस पूरे को फाइल का नाम देता हूँ, समझ में आ रहा है? इन दैट केस इसका आउटपुट अब ये कर्सर पे आ गया। अब मैं इसको चेक करना चाहूँ तो वो कैसे चेक करूंगा मैं, ll/home वेलवेट मिश्रा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, backup.password के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। कब क्रिएट हुई है, 12 अप्रैल को 9:57 पे। ठीक है, एंड इस फाइल का की परमिशंस जो हैं, अच्छा ये परमिशंस फिलहाल तो सेम से ही है बिकॉज रूट यूजर ने ही इसको क्रिएट किया है, मैंने रूट यूजर के थ्रू, इस वजह से सेम परमिशन आ रही है, अदरवाइज ये सेम परमिशन नहीं आती। एनीवेज मैं इसका एक और बैकअप लेता हूँ सेम पाथ के ऊपर। अब के देखना मैं इसको ना नाम नहीं डालूंगा, और इस बार मैंने क्या ऑप्शन यूज किया है, -p यूज किया। देखो -r का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, बिकॉज ये रिकर्सिवली के लिए यूज होता है। सो इसका अभी कोई मतलब नहीं बनता है हमारे पास, बिकॉज इट इज नॉट अ डायरेक्टरी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। -f भी हम तब नॉर्मली यूज करते हैं जब हम, मैंने बताया -f को हम लोग बहुत ही सावधानी के साथ यूज करेंगे। ठीक है, सो अभी मैंने जो कमांड फायर किया तो व्हाट हैपेंड इज, अब आप देखो इस फाइल की प्रॉपर्टी को और इस फाइल की प्रॉपर्टी को देखो, एग्जैक्टली सेम है ना। दैट मीन्स दोनों का कंटेंट एग्जैक्टली सेम रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग हाइफन जब भी नॉर्मली, इसलिए मैं पर्टिकुलरली जब भी किसी फाइल का बैकअप लेता हूं तो मैं -p यूज करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो सिस्टम जनरेटेड फाइल्स हैं, तो उसको किसी पर्टिकुलर यूजर को ने क्रिएट किया हुआ होता है, आपने कोई किसी यूजर को क्रिएट किया जाता है और वो यूजर जो है वो उस फाइल को क्रिएट करता है। तो इन दैट केस उस फाइल का और ग्रुप यूजर मतलब यूजर और ग्रुप ऑनर और ग्रुप ऑनर वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इन दैट केस वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो ताकि हमें बार बार उसका ग्रुप ऑनर वगैरह चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैं cp-p का यूज करता हूँ। नाउ मैं एक बार फिर से इसी कमांड का यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, इस बार मैं बैकअप पासवर्ड के नाम से उसको सेव कर रहा हूँ। तो व्हाट वी सी हियर इज कि ये मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कि डू यू वांट टू ओवरराइट इट, जैसे कि मैंने बताया था। सो ये क्यों है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इसमें -i ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ आई एम सेइंग नो, नो करने पर क्या हुआ, इसने इस फाइल को ओवरराइट नहीं किया है। ठीक है, अब मैं एक ऑप्शन यूज करूंगा -p के साथ -f का। ओके, अभी भी पूछ रहा है, नहीं पूछना चाहिए था ये। सो व्हाट वी सी इज सब कुछ चेंज। ठीक है, वापस ओरिजिनल पे आ गए हम लोग। अभी हम एक काम करते हैं, इसके अंदर से फिर से -p हटा देते हैं। ये पूछ रहा है, ये गलत है, ये पूछना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों फोर्सफुली में पूछ रहा है, बट नॉर्मली ये पूछता नहीं है। फोर्सफुली का मतलब यही होता है, नॉर्मल इन एनी केस किसी कारण से आपकी अगर फाइल को कॉपी वो नहीं कर रहा है तो आप उसको फोर्सफुली कॉपी
करा रहे हो, ठीक है। ये -f का मीनिंग ही यही होता है। एक बहुत ही छोटी सी चीज बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं इससे पहले कि हमारी मीटिंग के सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं वो खत्म हो। तो वो क्या है बेसिक, मैंने इसका फॉर्मेट आपको क्या बताया कि हाइफन ऑप्शंस लगते हैं, इसके बाद सोर्स फाइल लगता है, इसके बाद डेस्टिनेशन फाइल आती है। तो जो डेस्टिनेशन फाइल है वो हमेशा कौन सी होती है, लास्ट में होती है। डेस्टिनेशन फाइल कहें या डेस्टिनेशन पाथ कहें, दोनों ही हम हमेशा किस में डालते हैं, लास्ट में डालते हैं। अगर हम लोग डेस्टिनेशन पाथ डालते हैं तो इन दैट केस जो फाइल आपकी कॉपी होगी सोर्स फाइल वो उसी नाम से होगी, ठीक है, जिस नाम से ओरिजिनल है। अगर आप उस फाइल को का नाम डालते हो डेस्टिनेशन फाइल का, तो वो कॉपी करते वक्त उस फाइल का नाम चेंज करके वो रख देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करके बैकअप पासवर्ड रखवा दिया था, ठीक है ना। इस फाइल का नाम चेंज करके मैंने क्या कर दिया था, बैकअप पासवर्ड कर दिया था, which is not the original name. Original name is password only. अब जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी थी वो ये है, वो ये नहीं थी, वो ये है कि हम लोग अगर मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप एक साथ में कर सकते हो, ठीक है। जैसे पासवर्ड है, इसके बाद से मैं एक शेडो नाम से इसमें फाइल होती है, ग्रुप नाम से फाइल होती है, इन सबको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज, सॉरी इट इज नॉट अ डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने उस लास्ट में फाइल का नाम दिया है और यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स हैं। यू वांट टू ओवरराइट, यस, ठीक है। सो ln करते हैं हम लोग स्लैश, देखा तो एक बार मैंने कमांड चलाई और सारी की सारी फाइलें एक साथ कॉपी हो गई। क्लियर है ये पॉइंट? इस केस में यानी कि अगर मल्टीपल फाइल्स को आप कॉपी करते हो तो सोर्स फाइल की जगह पे आप नाम लिख दो, जो डेस्टिनेशन फाइल है वो अपने आप, मतलब जो डेस्टिनेशन पाथ है उस पे वो सारी की सारी फाइलें कॉपी कर देता है। इन दैट केस वहां पे आप डेस्टिनेशन सिर्फ पाथ डालोगे, फाइल का नाम नहीं डाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फाइल्स। तो कॉपी कमांड को हम यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।